नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लाइक कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन अगर दबा लेंगे तो प्रारब्ध के किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, राम राम, नमस्कार। जय सिया राम। व्यालोक जी, आज एक बार फिर कोई प्रश्न नहीं। मालेगांव ब्लास्ट केस में जब फैसला आया तो हमने आपके साथ बातचीत किया और सारे पक्ष को रखा, जहां पर हिंदू आतंकवाद को स्टेब्लिश करने की एक फर्जी थ्योरी वो कांग्रेस ने दी और उसका सारा कच्चा चिट्ठा वो खुल गया। अब मैं आज सीधे सीधे एक वीडियो आपके पास रखूंगा और वो वीडियो है तत्कालीन पुलिस अफसर जो एटीएस में तैनात थे, महबूब मुजावर। महबूब मुजावर, जिनके दादा विश्व युद्ध के सिपाही, सेना का बैकग्राउंड, पिता महाराष्ट्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर रिटायर, और मुजावर साहब जो हैं वो एटीएस में। उन्होंने खुलासा किया है मालेगांव बम विस्फोट, जिसमें न सिर्फ हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद को स्टेब्लिश करने की सोनिया कांग्रेस की पूरी तैयारी थी, बल्कि नागपुर में मोहन भागवत साहब से पूछताछ भी हुई और पूछताछ के बाद मुजावर साहब को ठेका दे दिया गया कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करो। हमारी बात पर यकीन मत कीजिएगा, 2 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, वही मेरा प्रश्न है और उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। दर्शकों, ये वीडियो है। तपास के बारे में वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे। तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया। दर्शकों, जो हिंदी भाषी हैं, तपास का मतलब जांच होता है, इन्वेस्टिगेशन मराठी का शब्द है। और ये थे एटीएस के अधिकारी। व्यालोक जी, आपने बता ही दिया है, तफ्तीश का तपास हो गया है या उस तरह से। तो खैर, मुजावर साहब की गवाही बहुत लेट से आई और वो कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, सेवा शर्तें होती हैं, उसके तहत बंधे होंगे या जो भी। अब जब कोर्ट ने फैसला दे दिया है, बाइज्जत सभी आरोपितों को बरी कर दिया है,
भगवा आतंक की थियरी जो ध्वस्त हो गई है। दरअसल अब हम लोगों को भी ये सब कहना बंद कर देना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि ये थियरी ध्वस्त तो वो होगी जो थियरी कभी थी। भाई भगवा आतंक नाम की चीज तो कोई है नहीं, तो एक जबरदस्ती फैब्रिकेटेड थियरी को हम लोग भी क्यों भाव दें। तो ये जो षड्यंत्र था, इसको षड्यंत्र कहा जाए, कि जो षड्यंत्र था यूपीए गवर्नमेंट का, खासतौर से उसमें जिन लोगों की भूमिका थी चिदम्बरम की, और इधर आपके दिग्गी बहुत बोलते थे, फिर इन लोगों ने अजीज बर्नी से एक किताब भी लिखाई, एक जिहादी से, और उसमें बाकायदा ये तथाकथित तौर पर सिद्ध कर दिया गया था कि 26/11 में संघ की संलिप्तता है, और संघ यानी भगवा आतंक वगैरह वगैरह। हालांकि इन मूर्खों को यह भी नहीं पता है कि भगवा संघ से भी ऊपर है। भगवा मतलब समर्पण, भगवा मतलब त्याग, भगवा मतलब देश, भगवा मतलब प्रेम, भगवा मतलब मानव मात्र का कल्याण। ये किसी भी संगठन, दल या विचार की परिधि से बाहर है। लेकिन इसको जब आप भगवा आतंकवाद की थियरी जबरदस्ती गढ़ेंगे तो उसके लिए आपको यही सब कुकांड, षड्यंत्र, शर्मनाक कारनामे और पाप, जघन्य पाप करने पड़ते हैं, जो आज मुजावर साहब जिसका खुलासा कर रहे हैं। पूरी की पूरी योजना थी। और साहब कल परसों जो डिबेट हो रही थी उसमें गृह मंत्री ने जानकारी दी कि 26/11 के बाद इन लोगों ने इतनी कड़ी कार्रवाई की कि शर्म अल शेख कर लिया। और शर्म अल शेख में इन्होंने क्या कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से पीड़ित है। एक तरफ, मैं ये बात इसलिए ला रहा हूं दर्शकों, कि एक तरफ तो यूपीए सरकार आतंक के मुद्दे पर कैसे घुटने टेक कर विश्व बिरादरी में हमारी नाक कटा रही थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत करवा रही थी। क्योंकि जब आप मान रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड है साहब ये, जिसमें इन्होंने बलूचिस्तान की घटना को मुंबई की घटना से इक्वेट कर दिया था और कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही पीड़ित हैं। ये द्विपक्षीय बयान जारी हुआ था शर्म अल शेख में, और ये डॉक्यूमेंटेड है, एनीबॉडी कैन सी दिस। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो फजीहत और राष्ट्रीय स्तर पर यह षड्यंत्र। यूपीए सरकार का पूरा लक्ष्य, एकमात्र ध्येय, क्योंकि एंटोनियो माइनो की सरकार थी, वेटिकन से संचालित थी, इनका पूरा लक्ष्य एकमात्र था कि भारतवर्ष के हिंदुओं को इतनी बुरी तरह प्रताड़ित करना है, डराना है, इतना शर्मसार कर देना है कि यहाँ पर ईसाई राज्य की स्थापना हो जाए। और लगभग इस कार्य के लिए जितनी तैयारियां हो सकती थी वो तैयारियां चल रही हैं। भला हो भारतीय जनता का। भारतीय जनता बहुत जिज्ञासु है, बहुत मेधावी है, बहुत सोच समझकर वोटिंग करती है। तो 2014 में इन लोगों के तमाम पापों का पर्दाफाश हुआ और 2014 में जनता ने इनको भगा दिया। वरना आप देखिए, कसाब के साथ जितने आतंकी आए थे, ये सारी बातें सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, लेकिन दोहरानी इसलिए पड़ेंगी कि हमारे जो नए लोग हैं, जो इस बार पहली बार वोटिंग के लिए जा रहे हैं या जिनको नहीं पता है, मैं बिहार के जंगल राज को बार बार इन्वोक करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि जो 18 साल का बच्चा है या बच्ची है, उसको नहीं पता है कि मैंने क्या झेला है। उसी तरह प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या झेला है, कर्नल पुरोहित ने क्या झेला है, वो इन लोगों को नहीं पता है। तो बताना पड़ेगा। नाखून उखाड़े गए, बीमारी की अवस्था में 72 घंटे इन लोगों को जगा कर रखा गया। साध्वी की तो हालत ये हो गई थी कि वो हाल तक व्हीलचेयर पर चलती नजर आई थी। ये सारी चीजें याद कीजिए। और याद कीजिए जब मुंबई पर वह डरावना हमला हुआ था, उसके बाद यूपीए सरकार की प्रतिक्रियाएं क्या थी, और उससे पहले पाकिस्तान की तैयारियां क्या थी। हाथों में कलावा, आईडी, तमाम चीजें ऐसी जो हिंदू नाम यानी भगवा आतंक की थियरी गढ़ने की कोशिश केवल नई दिल्ली नहीं कर रहा था। पाप केवल ये नहीं था कि नई दिल्ली ये कोशिश कर रही थी, पाप ये था कि इसमें इस्लामाबाद से उसने हाथ मिलाया था। और ये मैं नहीं मान सकता हूं कि बिना इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच तब
बातचीत हुए बिना इतना बड़ा हमला होता, इतनी फुसफुसी प्रतिक्रिया आती और उसके बाद जबरन हिंदू आतंक की थ्योरी गढ़ी जाती है। भाई एंटोनियो माइनो तो कच्छ का रण और सियाचिन देने को तैयार हो गई थी, तो वो पाकिस्तान के साथ बैठकर ऐसी 300-400 बेचारे हिंदू ही तो मरे हैं। और मैं भारतीय नहीं कहूंगा साहब, जहां धर्म देखकर पूछकर मारा जाता है वहां हिंदुओं को मारा गया है। ये सब, ये जो प्रियंका वाड्रा ने झुनझुना संसद में बजाया कि नाम पढ़े पहलगाम के बलिदानियों के, जिन लोगों की हत्या हुई थी, नाम पूछकर पैंट खोलकर उनको वाड्रा ने, जो खुद ईसाई है, खड़े होकर उसके नाम लिए और उसके बाद अपने चप्पुओं से बुलवाया भारतीय भारतीय। अच्छा, भारतीय केवल इसी मामले में, बाकी जगह किस भारतीय का धर्म पूछकर उसको गोली मारी जाती है साहब? किसी अलाउद्दीन को तो नहीं मारी गई है, किसी सोहराब को नहीं मारी गई है, दिनेश, रमेश, सुरेश को ही मारी गई है हमेशा। तो एक तरफ इन लोगों का ये षड्यंत्र चल रहा था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हो रही थी, और अब ये अभी भी फिर से हम लोग, चूंकि समस्या आप मुझसे पूछेंगे ही, मैं केवल एक संकेत दे देता हूं कि वर्तमान सरकार को इन सभी दुष्टों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। ठीक, कार्रवाई करनी ही चाहिए, कार्रवाई करनी भी पड़ेगी। पिछले वीडियो में जब हमने मालेगांव पर बातचीत आपसे किया था, तो मैंने बिल्कुल एक आम जन की तरफ से उठने वाली जिज्ञासा, उसका जिक्र किया था कि ये एनआईए कोर्ट का फैसला है। अब इस पर महाराष्ट्र सरकार पार्टी है, तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार, तो क्या सरकार इसको ऊपरी अदालत में लेके जाएगी? कल ऑफिशियल वर्जन आ गया महाराष्ट्र सरकार का, और मैंने भी अपने सूत्रों से चेक किया, महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को लेके, एनआईए कोर्ट के इस फैसले को लेके किसी ऊपरी अदालत में नहीं जा रही है, ना वो हाई कोर्ट जाएगी, ना वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। एक सवाल और था कि फिर कौन और पक्ष जा सकता है, जहां पर आतंकवादियों के लिए महंगे वकील कपिल सिब्बल और सिंघवी जैसे एक पूरा इकोसिस्टम कांग्रेसी खड़ा हो जाता है दर्शकों। तो निश्चित रूप से कल मैं एक बाइट देख रहा था जिसमें एक वो काहे का नेता है, उसको क्यों टीवी वाले बुलाते हैं मैं नहीं जानता, विवेक श्रीवास्तव फ्रेंच कटिया, जो लाल चड्डी पहन के और कम्युनिस्ट आतंकवाद का एक प्रतिनिधि है, वहीं दिल्ली में खेलता खाता है। और शर्म की बात मेरे लिए ये है कि पूर्वांचल से आता है, यहीं गोरखपुर के बगल में महाराजगंज जिला है। सुप्रिया सिनेत ने जहां से अपनी जमानत जब्त कराई थी संसद में 2014 के इलेक्शन में, या 2019, मुझे याद नहीं है, तो उसने ये कहा और वहां से ये संकेत मिला कि हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। तो निश्चित इसका मतलब है कि इकोसिस्टम काम कर रहा है, फंड है इनके पास, कोई न कोई मौलाना, कोई न कोई ऐसा संगठन, कोई न कोई लाल चड्डीदारी, वो आगे जाएगा, तब की तब देखेंगे। आपने 26/11 की बात की। 26/11 में न सिर्फ कलावा पहना था, न सिर्फ हिंदू नामों का सहारा लिया गया था। आप देखिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट थी दर्शकों। जो 200 से ज्यादा लोग मरे, उनमें कितने ऐसे लोग थे जो विदेशी थे। एक तरफ विदेशियों की हत्या होना भारत में, और अगर कल्पना कीजिए कि भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाती कांग्रेस, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक आतंकी घटना, जिसको कि हिंदू आतंकवादियों ने कथित रूप से मारा था, पूरे संसार में सनातन के मुंह पर कालिक पोतने का काम कांग्रेस ने किया। गहलोत जी, पूरे संसार में कालिक पोतने की योजना तो थी ही। इसमें भी देखिए कि विदेशियों में किनको, मैं धर्म का नाम, मैं मजहब का नाम लेके कहूंगा साहब, धर्म तो खैर एक ही है, वो इतना कूड़ा मेरे भी दिमाग में जमा है कि कई बार जुबान फिसल जाती है। लेकिन यहूदियों को टारगेट किया गया साहब, क्यों क्यों किया गया, इस पर सोचने की जरूरत है। अधिकांशतः हिंदुओं के अलावा जिनको मारा गया वो यहूदी थे, क्योंकि यहूदियों से भी उतनी ही चिढ़ है। यहूदी भी 3000 वर्षों 4000 वर्षों से आक्रमण झेलते झेलते फिर भी बचे हुए हैं, और सनातनी भी ये तो न जाने कब से झेल रहे हैं, लेकिन हाँ 1200 वर्षों से आक्रमण तो झेल ही रहे हैं, जिहादियों का और ईसाइयों का। ये पूरी योजना थी। और उसके बाद की प्रतिक्रिया दर्शकों में फिर याद दिलाऊंगा, तत्कालीन गृह मंत्री 3 बार भाई साहब ने उसी दौरान अपने कपड़े बदल डाले।
महाराष्ट्र का तत्कालीन मुख्यमंत्री, वो अपने बेटे का फिल्मी करियर चमकाने के लिए एक फिल्म निर्माता को तुरंत, उसको कौन सा टूरिज्म कहेंगे मुझे नहीं पता, राहुल ट्रेजिडी राहुल टूरिज्म विंची के कहें, बारे में राहुल विंची के बारे में क्यों भूल रहे हैं? 26/11 जब हुआ राहुल उस विंची पर रात मैं आ रहा शहजादा था। पार्टी कर रहा था। जी, मैं आ रहा था, आपने बता दिया। शहजादा उस समय जब पूरी दुनिया शोकमग्न थी, पूरी दुनिया, तब शहजादे की पार्टी हो रही थी। आज ये लोग बोलते हैं संसद में, और अमित शाह ने बहुत सही बात कही है, अधिकार नहीं है बोलने का, चुप रहो, तुम बोल नहीं सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी नीयत नहीं है, तुम्हारी दृष्टि नहीं है, और तुम इस देश को जो बर्बाद करना चाहते हो, तुम इस देश के बारे में अगर कुछ भी बोलते हो तो अच्छा नहीं लगता है भाई। राम गोपाल वर्मा को भेज दिया सीनरी देखने को कि अगली फिल्म बनेगी, शूटिंग होगी। पूरा मुंबई का जो फिल्मी तंत्र है वो देखिए साथ में कितना ले गया गटरबुट, था शिंदे। साथ में ले गया। महेश भट्ट का बेटा, उसने क्या किया? और हमारी न्यायिक व्यवस्था, उस पर तो खैर अलग एक पूरी बात होगी। जी, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि फलाने जगह से मेरा पुराना नाता है। 26/11 हमले से मेरी पर्सनल निजी जुड़ाव है, और वो जुड़ाव आपको बताता हूं। 26 नवंबर को मेरा जन्मदिन होता है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम सारे परिवार के लोग एक साथ इकट्ठे थे और वो दीपक वगैरह जलने की प्रक्रिया चल रही थी। उस समय टीवी देखा जाता था, अब तो न जाने कितने सालों से तमाम घरों में टीवी बंद है। और मुझे याद है कि अचानक टीवी पर ये घटना ब्रेक हुई। आपको याद होगा 8, साढ़े 8, सवा 8 बजे सबसे पहले बार ये नेशनल चैनल पर ब्रेक हुआ, और उसके बाद अगले 72 घंटे मैं और मेरा पूरा परिवार उसी कमरे में, ड्राइंग रूम में, कोई ऊंघाता रहा, कोई लेटा रहा, कोई बैठा रहा, कोई लटका रहा, लेकिन लगातार उस आतंकी घटना के हम साक्षी बने। सवाल अब कंक्लूड करते हैं व्यालोक जी। बहुत सारे हमने टिप्पणियां पढ़ी। दर्शकों, आप सबका बहुत सम्मान करता हूं, और सच बताइए मेरी टीम उसको देखती जरूर है, लेकिन जब भी समय मिलता है और मैं प्रयास करके समय निकालता हूं और मैं एक एक टिप्पणियों को पढ़ता हूं। कई जगह मैं प्रारब्ध के हैंडल से जवाब भी देता हूं, आप सबको जवाब भी मिलते होंगे। मैं देखता हूं कि अमूमन जब हम राहुल गांधी या इस खानदान पर बात करते हैं तो लोगों की एक सहज टिप्पणी आती है। व्यालोक जी, आपकी भी नजर पड़ती है, क्योंकि आपको भी मैंने देखा है, आप अपने सुधी दर्शकों को जवाब देते हैं। ये हमारा भावनात्मक जुड़ाव है अपने प्रारब्ध के परिवार से। लोग कहते हैं कि साहब इसके बारे में तो हम जानते ही हैं, राहुल और ये 10 जनपद फैमिली के बारे में तो साहब दुनिया जानती है, ये तो पप्पू इस पर टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। मैं मानता हूं, लेकिन आपको पता है बार बार गिनती और बार बार पहाड़ा बच्चों को क्यों याद कराया जाता है? शॉर्ट मेमोरी जनता की बहुत छोटी सी मेमोरी होती है। आखिर पंजाब में देखिए ना, जिस पंजाब के उस अलगाववादी आंदोलन, आतंकवाद ने, सॉरी आंदोलन निकल गया मेरे मुंह से, आतंकवाद ने श्रीमती इंदिरा गांधी की जान ली, वही पंजाब शॉर्ट मेमोरी का शिकार हुआ और कांग्रेस की लगातार सरकारें बनाता रहा। इसलिए ये बातें हम बार बार रिपीट करेंगे। हर दिन हम कसम खाते हैं कि सनातन और इस देश के खिलाफ कुछ भी होगा, हम उसको आपके सामने लाके रखेंगे। और बातें तो अब और खतरनाक होती जा रही हैं। पृथ्वीराज चौहान, जबकि पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम है, कलंक है। मैं नमन करता हूं तुम्हारे माँ बाप को जिसने तुम्हारा नाम रखा। महाराष्ट्र का एक कद्दावर नेता, वो कहता है अरे साहब सनातन आतंकवाद कहिए। शिंदे महापापी अब कहता है कि मुझसे झूठ बुलवाया गया। और ऐसे में मैं दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कहता हूं, सरकार बहादुर, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मालेगांव का न्याय तब तक अधूरा है जब तक इसके दोषियों को खींच के, इनका कॉलर पकड़ के खींचिए और न्यायालयों में ले जाइए, इन्हें सजा दिलाइए, वरना आपको माफ नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार से अपील है, और अपील नहीं अधिकार है। कौन भरेगा इन 17 सालों का
हिसाब किताब। और सनातन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कालिख मलने का प्रयास था उसको कौन मिटाएगा साहब? अगर एक एटीएस अफसर नाम बता रहा है तो वो अधिकारी जिंदा है। अरे जिंदा नहीं है तो उसकी आत्मा को पकड़ के ले आइए और कम से कम चौराहे पर उसका नाम लिखिए ताकि लोग जाके जूते मारे और थूकें। एक एक को पकड़िए, दिग्विजय को पकड़िए, शिंदे को पकड़िए, पृथ्वीराज चौहान को पकड़िए, तब हिसाब बराबर होगा। और नहीं तो सरकार बहादुर, आपने कुछ नहीं उखाड़ा है। आई विल नॉट फील एनी सॉरी। आपने कुछ नहीं उखाड़ा है, हमें अदालत से न्याय मिला है, लेकिन यह न्याय अधूरा है। तब तक अधूरा है, दिल्ली वाले हाकिम आप भी सुनिए, मुंबई वाले हाकिमों आप भी सुनिए, ये कितनी खतरनाक साजिश थी। गहलोत जी, आप मेरी मांग का समर्थन करते हैं? इस मांग का समर्थन हर एक सनातनी करेगा और हर एक सनातनी के हृदय पर जो इन पापियों ने इतने शूल जलाए हैं उसका हिसाब, क्योंकि सनातनी है तो हम लोग एक ईश्वरीय न्याय में तो भरोसा करते ही हैं। हम जिहादी नहीं हैं, हम आतंकी नहीं हैं, इसलिए हम बम बांध के फटेंगे नहीं, लेकिन हम अपनी लड़ाई हर एक उस मंच पर लड़ेंगे जहां जरूरत है। वाचिक तौर पर, मौखिक तौर पर अगर हमें अदालतों में जाना पड़ेगा तो हम वहां भी जाएंगे और अदालतों से ये बात कहनी ही पड़ेगी कि न्याय नहीं हुआ है। आपने तो कहा अधूरा है, मैं कहता हूं एक अच्छा फैसला आया है, ठीक बात। न्याय तो अभी हुआ ही नहीं। सहमत, बिल्कुल सहमत, बिल्कुल सहमत। और दर्शकों, आपसे अपील है, आप जहां भी एक्टिव हैं, हमें न्याय नहीं मिला है। सनातन के मुंह की कालिख और मलने वाले असफल लोग, वो अपराधी आज भी खुले घूम रहे हैं, और न सिर्फ घूम रहे हैं, उनमें से कुछ अभी भी थूक रहे हैं। इनके हलक को बंद करना होगा। इनकी सांसें, जो नैतिक सांसें चल रही हैं इनकी, उसे भी रोकना होगा। सरकार बहादुरों, जागिए, उठिए, जागिए, अपने काम को हासिल करने तक से पहले मत रुकिए। विवेकानंद जी की पैरोडी मैंने, उठो जागो और अपने लक्ष्य को हासिल करने से पहले मत रुको। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया। जी 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 जी। नहीं, मैं उसी को संस्कृत में कह रहा था, उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वरान्य बोधा। तो क्या बात, क्या बात, क्या बात। उत्कृष्ट भारत 2014 से, इसीलिए मैं कहता हूं सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, कोई राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। दर्शकों, इस महाअभियान में आप हमारा साथ दीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, उठा के दबा के फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये बात हम सनातनियों की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। व्यालोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री राम।